Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, welcome to J Chemistry. So guys, क्रैश कोर्स में अभी तक हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, ग्रुप थ्योरी एंड जियोसिन एरोमेटिसिटी। ठीक है, सो इन सब के वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अगर देखना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस की। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जाके पहले खुद से सॉल्व करके आए क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने डायरेक्टली ये वाली वीडियो ओपन करी है, इससे पहले थ्योरी सेशन में हमने अपलोड किया है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी का। सो पहले आपको जाना है जे केमिस्ट्री की वेबसाइट पे www.jchemistry.online। इस पे जाके आपको इस चैप्टर का टेस्ट दे लेना है, उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, फिर आगे वीडियो सोल्यूशन देखना है। फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपने किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया और कैसे एक्चुअल अप्रोच होनी चाहिए थी। ठीक है, जो आपकी मिस्टेक हुई है आप ट्राई करेंगे वो वापस एग्जाम में रिपीट ना करें। इतना अगर आप करते हैं तो हम मानेंगे जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है तो कोई ना कोई बेनिफिट उठा रहे हैं आप। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं ना, जैसे आपने क्वेश्चन रीड किया आपको समझ में आएगा कि मुझे आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको आता है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आप चारों ऑप्शंस को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में होता ये, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के या सिर्फ रिएक्टेंट और रिएजेंट देख के नहीं समझ में आ रहा है रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी या कैसे अप्रोच होगा ये क्वेश्चन, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे ना आपको आइडिया लग जाता है। सो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जब भी आप देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन आपने रीड करना है, फिर ऑप्शंस को एक बार देखना है, फिर सॉल्व करना ट्राई करना है। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन मार्क करने से पहले भी चारों ऑप्शंस को वापस से देखना है, लास्ट में आंसर मार्क कर देना है। सो इस वाली अप्रोच से आप ये सॉल्व करेंगे। अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करने के बाद आप आगे की वीडियो देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल अप्रोच कैसे थी क्वेश्चंस की, और इस वाले लास्ट मोमेंट पे ना आपको अप्रोच ही डेवलप करनी है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस करते रहना है और तभी आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा क्या बोल रहा था, द मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ गिवन रिएक्शन। अब ये वाला जो रिएक्शन है, जिन बच्चों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ के रखा है पहले से ही, उन्हें पता है यहाँ पे इंटरमीडिएट बेंजाइन बन रहा है और प्रोडक्ट किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन पहले एक बार ही देख लेते हैं, वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं, फिर भी एक बार रिएक्शन पहले देख लेते हैं। हमें देखना है कि फर्स्ट स्टेप में मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो एरोमेटिक प्रोटॉन होता है, मतलब इसको निकालना इतना ईजी नहीं होता, और इसके लिए ही NH2 माइनस यानी कि NH2 माइनस जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है इसको यूज़ करते हैं। तो ये वाला बेस क्या करेगा, इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ब्रोमीन यहाँ से बाहर चला जाएगा। जो हमारा यहाँ पे स्पेसिस A बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो स्पेसिस A बन रहा है वो क्या है, ये वाले बॉन्ड से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ये वाला हमारा बेंजाइन जो बन रहा है इसको बोलते हैं बेंजाइन। ठीक है, अब इसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले सेशन में अमित सर से मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, बाद में ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, सिंपली क्या किया, इस वाले न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस वाले कार्बन पे आ जाएगी। यानी कि आप देख सकते हो ये वाला प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है, मतलब रिएक्शन किस तरह से हो रही है समझ में आ गया। तो फर्स्ट स्टेप जो हो रही है इसमें ये बोल रहा है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन क्या हो रहा है। मैंने आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन सिखाया था कि किस तरह से, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपनी एनर्जी कम करनी है, तो जो जिस भी स्पेसिस के होमो में इलेक्ट्रॉन से वहाँ से दूसरे स्पेसिस के लूमो में जा रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये वाला NH2 जो है माइनस, यहाँ का नाइट्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। और मैंने क्या बताया था कि अगर सिग्मा बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है यानी कि सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सिग्मा स्टार ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, CH सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, यानी कि सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं, जो नाइट्रोजन है हमारा, इसकी ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन से लेके कहाँ पे जा रहे हैं, सिग्मा स्टार ऑफ CH। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन टू सिग्मा स्टार ऑफ CH बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन टू पाई स्टार ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये वाला मोलिकुलर इंटरेक्शन कब होता, अगर ये यहाँ पे कहीं पे भी अटैक करके इस वाले पाई बॉन्ड को हम अगर
इस तरह से ब्रेक कर देते हैं। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यानी कि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यानी कि सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे CH सिग्मा स्टार ब्रेक हो रहा था तो मोलिकुलर ऑर्बिटल का इंटरेक्शन क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चले गए CH का जो सिग्मा बॉन्ड है उसके सिग्मा स्टार में। तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अमंग द फॉलोइंग विच विल रिएक्ट फास्ट विद डाइल्यूट HCl। यहाँ पे ध्यान दो, अब डाइल्यूट HCl क्या है, एसिड है, प्रोटॉन डोनेट करता है। तो डाइल्यूट HCl के साथ कौन रिएक्ट करेगा। जब भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो ज़्यादा रिएक्शन कौन से फास्ट होते हैं, एसिड बेस वाले रिएक्शन फास्ट होते हैं। और आप देख सकते हो जो ऑप्शंस दिए हमारे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस में नाइट्रोजन है, ठीक है। पहले रिएक्शन क्या हो रहा है ये हमें सोचना है, उसके बाद देखना है कि रेट कहाँ पे ज़्यादा होगा। सारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, हमें पता है नाइट्रोजन के लोन पेयर मतलब यहाँ पे बेसिक होते हैं, जिसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, बेसिक कंपाउंड्स होते हैं। एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन सिंपली हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड फास्ट रिएक्ट करेगा HCl के साथ, कौन फास्ट रिएक्ट करेगा। HCl क्या देता है यहाँ पे, H+ आयन देता है। अब इस वाले H+ आयन को जो भी नाइट्रोजन यहाँ पे जल्दी लेगा या फिर जो भी कंपाउंड यहाँ पे जल्दी लेगा वही तो यहाँ पे HCl के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा ना। यानी कि सिर्फ हमें देखना क्या है, यहाँ पे इन वाले नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी देखनी। बेसिकली अगर प्रोटोनेशन होगा तो ये सारे नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट हो गए, और जो प्रोटोनेशन होगा वो ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन जो है ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन जो है कराएगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। लेकिन ऑक्सीजन का भी प्रोटोनेशन तभी होगा जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन उस ज़्यादा किस वाले कंपाउंड में होगा, जहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पास करेगा। अब हमें देखना है कि इन चारों कंपाउंड में सिंपली डोनर एबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप देखोगे एक एक कंपाउंड को पकड़ के चलोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइक्लोप्रोपिल रिंग है, सॉरी 3 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लोप्रोपिल रिंग नहीं है। साइक्लोप्रोपिल रिंग में तीनों कार्बन्स होते हैं। यहाँ पे ये एक नाइट्रोजन है, तो क्या होता है यहाँ पे अगर ये वाला अंदर का बॉन्ड एंगल देखोगे 60 डिग्री है, तो बाहर का बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसका 60 डिग्री एंगल होता है, और जो सर्कल होता है हमारा 360 का होता है। इसमें अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल है तो ये टोटल कितना बचा, 300 डिग्री एंगल है। तो इसमें से यहाँ पे 150 है और यहाँ पे 150 है, तो यानी कि यहाँ पे बाहर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। और अगर आप A से B, B से C अगर मूव करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर का जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे बाहर का बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि अंदर का बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है ना। जैसे ये अंदर का बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा, बाहर का बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है बाहर का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे बाहर का बॉन्ड एंगल जो है सबसे कम है। तो अब हमें पता है कि S कैरेक्टर जो होता है, सॉरी पहले डोनर एबिलिटी देखते हैं, क्योंकि हमें मेन काम क्या है, प्रोटॉन को लेना है। तो इस वाले यहाँ से नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेट करके ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को लेना है, तो प्रोटॉन को लेना है तो देना क्या पड़ेगा, लोन पेयर देनी पड़ेगी। तो सिंपली हमें इस वाले नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी देखनी है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो डोनर एबिलिटी होती है, जो डोनर एबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यस कैरेक्टर के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यस कैरेक्टर के। जहाँ पे भी यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे डोनर एबिलिटी कम होगी। अब यहाँ पे हमने एक बार और पढ़ी है कि यस कैरेक्टर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, थीटा के। अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो यस कैरेक्टर ज़्यादा है, और अगर यस कैरेक्टर ज़्यादा है यानी कि यहाँ का डोनर एबिलिटी यहाँ पे कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हुई। यानी कि ये वाली स्पीसीज जो है नाइट्रोजन को ज़्यादा देगी नहीं, तो HCl के साथ रिएक्ट करेगी कैसे ज़्यादा, ठीक है। रिएक्ट तो सारे करेंगे लेकिन कंपेरेटिवली ये कम रिएक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बॉन्ड एंगल बढ़ गया, सॉरी बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया बाहर का, यानी कि इस कैरेक्टर कम हो गया, तो थोड़ी सी डोनर एबिलिटी बढ़ गई है, तो थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन विद A। फिर C थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप D पे आओगे तो आप देख सकते हो इन चारों कंपाउंड्स में यहाँ पे बाहर का बॉन्ड एंगल है सबसे कम है, तो यहाँ पे S कैरेक्टर सबसे कम है। यानी कि ये जो लोन पेयर है यहाँ पे S कैरेक्टर कम होने की वजह से यहाँ पे ये लोन पेयर ईजिली जा सकता है, और अगर ये ईजिली जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच बनेगा और यहाँ पे ये प्रोटॉन को ले लेगा, यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा। सिंपली बेसिसिटी देखनी थी, बेसिसिटी के लिए ज़रूरी थी डोनर एबिलिटी देखनी है लोन पेयर की, और उसके लिए ज़रूरी था कि आपको S कैरेक्टर देखना था। और S कैरेक्टर की 2 चीज़ें हमने पढ़ी है, ध्यान में रखनी है कि S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन जो है ऑप्शन D हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू फॉर द फॉलोइंग स्पेसिस। अब ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पे पीके वैल्यू का पूछ रहा है, एसिडिटी का पूछे, पीके का पूछे या फिर बेसिसिटी का पूछे, आपको दो चीज़ें डायरेक्टली लिख के लेनी है कि पीके जो होता है, पीके वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के, सॉरी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। ठीक है, देखो ऐसी गलती करनी नहीं है, पीके वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। जितनी ज़्यादा पीके वैल्यू होगी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी और एसिडिटी कम होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख के लेनी है। अब आपको बोल रहा है कि पीके वैल्यू, अब सारे कंपाउंड में आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास होती है लोन पेयर और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी कि हम यहाँ पे बेसिसिटी देखेंगे, जिसकी ज़्यादा बेसिसिटी होगी उसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होगी। अब अगर आप इन तीनों के कंपाउंड से इन तीनों के अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखोगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड ये ए, इसके पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है इस तरह की और दो साइड में लगे हैं यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे एक सिलिकॉन जिसके ऊपर लगे 3 मिथिल ग्रुप्स। ठीक है, ये वाला एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पे एक नाइट्रोजन है बी में जिसके ऊपर H है, यहाँ पे ये लोन पेयर है और यहाँ पे एक CH है जिसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। 2 CH3 ग्रुप है किसके ऊपर, CH के ऊपर, ये वाला H है यहाँ पे, ये वाला H है और इसके ऊपर ये इस तरह के 2 स्ट्रक्चर्स है। अब थर्ड में क्या दिया है, देखो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन है जिसके साथ एक साइड में लगा है सिलिकॉन, इसके ऊपर 3 मिथिल ग्रुप्स है और एक साइड में लगा है यहाँ पे ये वाला ग्रुप। ठीक है, अब इन तीनों में अगर आप डोनर एबिलिटी मतलब बेसिसिटी देखोगे, इसके लिए बेसिकली आप लोन पेयर की डोनर एबिलिटी देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मैं बोल रहा हूँ इस डोनर एबिलिटी है सबसे ज़्यादा इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है इस वाले नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं और यहाँ से जो है ये प्रोटॉन को इजीली ले सकते हैं। ये डोनर एबिलिटी नाइट्रोजन के लोन पेयर की ज़्यादा है तो प्रोटॉन को इजीली ले सकते हैं, यानी कि इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों में क्यों नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है, यहाँ पे साइड में जो सिलिकॉन है इसके पास होती है डी ऑर्बिटल, तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है यहाँ पे इस वाले डी ऑर्बिटल में स्टेबलाइज हो जाएगी, वहाँ पे वो सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा। सिमिलरली इस साइड में भी डाल सकता है क्योंकि इस वाले सिलिकॉन के पास भी डी ऑर्बिटल है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि वो लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसकी बेसिसिटी सबसे, डोनर एबिलिटी कम होगी तो बेसिसिटी भी कम होगी। यहाँ पे 2 सिलिकॉन्स थे, यहाँ पे सिर्फ एक सिलिकॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सिलिकॉन में तो जा रही है ना, यहाँ पे एक सिलिकॉन में जा रही है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। यहाँ पे 2 सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है उसके डी ऑर्बिटल में, तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर कम हो रही है। यहाँ पे कोई भी सिलिकॉन नहीं है, लेकिन आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है अपने प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन रीच बना रहे हैं, तो इसकी वजह से बी जो है इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारा सी आ गया, उसके बाद ए आ गया, और अगर बेसिसिटी ज़्यादा है तो पीके वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और इसी ऑर्डर में पीके ऑर्डर की जो होगी, इसी ऑर्डर में कि बी उसके बाद सी उसके बाद ए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें ए की सबसे कम है, बी की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे बेसिसिटी देखनी थी पीके वैल्यू देखने के लिए, और उसके बाद इसके लिए आपको ज़रूरी थी कि डोनर एबिलिटी देखे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको माइंड में रखना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या वो बोल रहा है। द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ऑफ चाहिए, ऑर्डर ऑफ CHA बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन जिसको H को HA लिख दिया है, तो इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताना है, ऑर्डर किस टाइप का है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने क्या देखा है, कोई भी बॉन्ड जो होता है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो किस पे डिपेंड होती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसके लिए उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जितना ज़्यादा शॉर्ट बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, बॉन्ड शॉर्ट कब होता है, जब उसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा आता है। ये सारी आपस में इंटररिलेटेड चीज़ें हैं ना, तो सिंपली आपको यहाँ पे इन सारे बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ देखनी है, कौन सा बॉन्ड वीक है कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है। जो बॉन्ड वीक होगा उसको डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी,
जो स्ट्रांग होगा उसको ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पर्लिन इफेक्ट, जैसे हम एनोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं वैसे हम पर्लिन इफेक्ट भी पढ़ा था, पर्लिन इफेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है। सिमिलरली आपको यहाँ पे अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो यहाँ पे इस वाले CHA बॉन्ड के आया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है, पोलैरिटी के ऑर्डर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अगर बॉन्ड वीक है, लॉन्ग है, तो वहाँ पे वो पोलर भी होता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगर आप देखोगे इन सारे स्ट्रक्चर्स को, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है, तो आप देख सकते हो इस वाले नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, इस पर फोकस करो, यहाँ पे इस तरह की लोन पेयर है, और यहाँ पे ये CHA बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी सिग्मा स्टार जो है एग्जैक्टली इसके अपोजिट मतलब यहाँ पे है ना। तो क्या होगा, ये दोनों नाइट्रोजन्स इस वाले सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली ट्रांसफर कर देते, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे ये CHA बॉन्ड की सिग्मा स्टार है, तो नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ पे है, आपस में पैरेलल है, तो इलेक्ट्रॉन ये पार्शियली ट्रांसफर कर देगा। और अगर यहाँ पे सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन पार्शियली ट्रांसफर कर रहा है तो हमें पता है किसी भी बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड के अगर एंटी बॉन्डिंग यानी कि सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहाँ पे वो वाला बॉन्ड वीक हो जाता है और लॉन्ग हो जाता है, यानी कि ये वाला बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएगा और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे पोलैरिटी पूछी नहीं है, लेकिन अगर लेंथ बढ़ रही है तो वो पोलैरिटी भी पूछेगा ना, क्योंकि हमें पता है पोलैरिटी क्या होती है, लेंथ के ऊपर तो डिपेंड होती है, जो चार्ज सेपरेशन होगा और लेंथ होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है ना। तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो पोलैरिटी भी पूछ सकता है, स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। यहाँ पे सिर्फ इसने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी है। अब बॉन्ड वीक हो रहा है तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन्स दे रहे हैं। अब ये फैक्टर इसमें देखो, ये वाला फैक्टर इसमें देखो, यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन है, इसकी लोन पेयर यहाँ पे है, तो इसके सिग्मा स्टार में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, ये पैरेलल है ना, आपस में बिल्कुल पैरेलल है। तो लेकिन इस वाले नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ पे है नीचे की साइड, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डालेगा, लेकिन एक नाइट्रोजन तो डाल रहा है इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले बॉन्ड को ये भी वीक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डाल के, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल के बॉन्ड ऑर्डर कम कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसमें ये CHA बॉन्ड सबसे वीक है, इसके बाद B में वीक है। और अगर आप अब C पे आओगे तो C में देख सकते हो यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन की लोन पेयर नीचे की साइड है, इस वाले नाइट्रोजन की लोन पेयर भी नीचे की साइड है, तो इसके सिग्मा स्टार में कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं डाल रहा, तो इसका मतलब इस वाले बॉन्ड को कोई भी वीक नहीं कर रहा। तो ये वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और अगर स्ट्रांग हो गया तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि हमारा C जो है इसमें CHA बॉन्ड स्ट्रांग है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारा आ गया B और उसके बाद A, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो होगा वो सही रहेगा, जिसमें C के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद B, उसके बाद A, तो हमारा ऑप्शन B जो है यहाँ पे सही हो जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको देखना था पर्लिन इफेक्ट, या फिर पर्लिन इफेक्ट भी क्या है। जनरली ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी है, जैसे हमने होमोलुमो का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब यहाँ पे भी होमोलुमो देख सकते हो, आपको इसमें भी अगर पूछेगा कि मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन क्या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं CHA बॉन्ड के सिग्मा स्टार में, तो नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन टू सिग्मा स्टार ऑफ CHA बॉन्ड, ये आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन रहेगा। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो द ऑर्डर, यहाँ पे ऑफ चाहिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग स्पेसीज विथ CHCl, मिथिल आयोडाइड के साथ इन तीनों की रिएक्शंस करने के लिए ऑर्डर क्या होगा बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो तीनों कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, जिसके ऊपर यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप्स लगे हैं, R ग्रुप्स लगे हैं। हमें पता है मिथिल आयोडाइड के साथ क्या रिएक्शन होता है। अगर मैं कोई भी R3N ले रहा हूँ, नाइट्रोजन के पास होती है लोन पेयर यहाँ पे, इसकी अगर मैं मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो क्या होता है, नाइट्रोजन क्या करता है, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है और कार्बन आयोडाइन का बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है। यहाँ से टर्शरी अमोनियम R3N, यहाँ पे एक CH3 आके लग गया, यहाँ पे अमोनियम साल्ट बन जाता है, यहाँ पे ये I- हो जाता है, ठीक है। अभी इसमें एक और बात आपको देखने की, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन हाइड्रोजन का क्यों नहीं हुआ, तो हमने देखा है आयोडीन की साइज ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से कार्बन और जो आयोडीन है इसका बॉन्ड वीक होता है आयोडीन के लार्ज साइज की वजह से, और हाइड्रोजन जो होता है स्मॉल साइज में होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की वहाँ पे थोड़ी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से
जो हमने होमोलूम को कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें सिग्मा स्टार जो होगी, ये वाला बॉन्ड वीक है कार्बन आयोडीन का, तो उसकी सिग्मा स्टार नीचे होगी और इतनी लोअर एनर्जी होगी लूमो की सिग्मा स्टार की, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसकी वजह से कार्बन आयोडीन का बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे और ये वाला साल्ट बन रहा है। ये बेसिक रिएक्शन होगी इस वाले क्वेश्चन को लेके। अब बोल रहा है कि कहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे 3 मिथिल ग्रुप्स लगे हैं, यानी कि हर एक कार्बन के ऊपर यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है, तो टोटल यहाँ पे हमें पता है जो मिथिल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि यहाँ पे टोटल 9 हाइड्रोजन हो गए इस तरह के। ये इतना बल्कि स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, अगर ये लोन पेयर को मिथिल ग्रुप पे अटैक करेगा और ये वाला साल्ट अगर यहाँ पे बना देगा तो ये कितना बल्कि स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल ही रहेगा ना। इसका मतलब अगर ये इसके साथ रिएक्शन करवाएगा भी, इसके साथ रिएक्शन करवाएगा भी, तो यहाँ से ये फिर I- इस पर रिएक्शन करके इसको पीछे भेज सकता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है क्योंकि इसके बल्क के कारण ये अनस्टेबल है, तो यहाँ से ये CH3 कैटाइन जो है अगेन वापस यहाँ से जा सकता है, तो इसका मतलब इसमें तो रेट बहुत कम रहेगा क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेरिक इंटरेक्शन आ रहा है। लेकिन वही बात अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो लोन पेयर है मिथिल ग्रुप के ऊपर अटैक कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है बाकी का, ये स्ट्रक्चर है ये पीछे की साइड ऐसे एरो की तरह है। अगर आप कंसिडर करोगे कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन है तो इस तरह से एरो की तरह ये स्ट्रक्चर जो है पीछे की साइड ऐसे पीछे की साइड गया है, ये एरो की तरह एक काम कर रहा है, इतना बल्क प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से ये वाला नाइट्रोजन जो है इजीली मिथिल ग्रुप के ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसमें तो रेट कम हो गया, इसमें रेट है अच्छा क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह का है। अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, इसका भी स्ट्रक्चर पीछे की साइड में ऐसे पीछे की साइड में मुड़ा हुआ है, तो ये भी एरो की तरह काम कर रहा है, तो बल्क वहाँ पे भी कम है। लेकिन फिर इस वाले नाइट्रोजन का यहाँ पे लगेगा -I इफेक्ट, जो सेकंड नाइट्रोजन है ये इस पे -I इफेक्ट लगाएगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये वाला जो है उस पर -I इफेक्ट लगाएगा। तो बी और सी के कंपेरिजन में सी का रेट तो कम है, तो बी का हो गया सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद ए हो गया, क्योंकि बी में तो हमने देखा यहाँ पे सिंपली ये लेस बल्कि है ड्यू टू स्ट्रक्चर, तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएगा। यहाँ पे इसका लग रहा है -I लेकिन बल्क भी कम है, तो उसके बाद आ गया सी और लास्ट में हमारा आएगा बी, तो इसका सही आंसर होगा हमारा BC ये, तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को आप पहले नोट डाउन कर लो यहाँ पे, तो ठीक है कर लिया इसको नोट डाउन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, द करेक्ट पीके वैल्यूज, जैसे हमने जो एनालिसिस रखा था मैंने आपके सामने, उसमें मैंने आपको दिखा दिया कि पीके वैल्यू एसिडिटी और बेसिडिटी के ऊपर बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे, और जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे क्रैश कोर्स में वो भी उसी हिसाब से करेंगे कि क्या कॉन्सेप्चुअली पीके वैल्यू के ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पीके वैल्यू की हमें बतानी ए और बी की रिस्पेक्टिवली क्या पीके वैल्यू होगी। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमने देखा एक तो हमें क्या लिख के लेना है कि पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है, तो पहले एसिडिटी देखते हैं इन दोनों में किसकी ज़्यादा है, उसके बाद हम देखेंगे कि पीके वैल्यू किसका क्या होगा। तो पहली तो चीज़ यहाँ पे एसिडिटी जो देखते हैं हम, एसिडिटी मतलब क्या देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड प्रोटॉन कितना ज़्यादा लूज़ कर सकता है, मतलब कितना ईजिली वो प्रोटॉन को अपने लूज़ कर सकता है। अब इन दोनों में कैसे देखेंगे, एक बात देखो, यहाँ पे अगर ये वाला कंपाउंड है, दोनों भी आइसोमर से है, ये वाला ट्रांस इसको क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड, और इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, तो मैलिक एसिड की यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है जिसमें 2 COH ग्रुप जो है वो ट्रांस में है। अब क्या होगा अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H है, और यहाँ पे C अगेन, यहाँ पे O है हमारा, ये OH, इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, देखो जो भी कंपाउंड ज़्यादा H+ आयन लूज करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और उसके लिए फैक्टर्स हमने क्या देखे कि H+ आयन लूज करने के बाद जो एनायन बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग आयन बन रहा है, तो वो इजीली H+ को छोड़ देगा ना, क्योंकि H+ को छोड़ने के बाद वहाँ पे एक स्टेबल फॉर्म बन रहा है। तो क्या होता है कि जो भी स्पेसीज ज़्यादा H+ लूज करता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
और H+ वही लूज़ करेगा जो H+ को लूज़ करने के बाद एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, ठीक है। तो इस वाले कन्फर्मेशन को हम, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये वाला जो है यहाँ से इस वाले H+ को लूज़ कर देगा, इस वाले H+ को जैसे ही यहाँ से लूज़ कर देगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस वाले निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कंसिडर कर लो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इस वाले ऑक्सीजन की यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। कब, जब हाइड्रोजन लूज करने के बाद, H+ आयन लूज करने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू इस कन्फर्मेशनल, ये जो कन्फर्मेशनल रिजिडिटी है, इस तरह का दोनों COH ग्रुप एक ही साइड में है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो इसकी वजह से H+ आयन लूज करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसका मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है H+ आयन लूज करने के बाद, और इसकी वजह से ये अपनी जो प्रोटॉन है अपना इजीली लूज कर देता है। लेकिन ये बात फ्यूमेरिक एसिड में नहीं होती, जिसमें जो 2 COH ग्रुप है वो ट्रांस में है, ठीक है। इसमें तो एज इट इज फॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और जब H+ आयन लूज करेगा उसके बाद यहाँ पे जो आयन आएगा उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बन गया H+ आयन के जाने के बाद तो ये दोनों ट्रांस है। हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है इसके अराउंड फ्री रोटेशन नहीं हो पाती, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन हो पाती है, लेकिन इसके अराउंड फ्री रोटेशन नहीं हो पाती, और इसकी वजह से ये दोनों दूर रहेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आ रही, इसकी वजह से ये H+ जो है इजीली छोड़ देगा, यानी कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, और अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो P की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो A और B की पूछ रहा है, तो B जो है यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड है, B की एसिडिटी हमने देखा कम है, तो इसकी P की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि फर्स्ट की जो है P की वैल्यू ज़्यादा आएगी, सेकंड की कम आएगी। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट की ज़्यादा है, सेकंड की कम है, यानी कि हमारा ऑप्शन A ही सही है। 3.02 या फिर 3.03 जो होती है फ्यूमेरिक एसिड की P की वैल्यू होती है, और हमारा जो यहाँ पे मैलिक एसिड है इसकी P की वैल्यू होती है 1.92। यहाँ पे देख सकते हो दोनों की सेम दी है, जो दोनों की सेम नहीं हो पाती, और इसमें क्या किया है, P की वैल्यू इसकी दी है कम, इसकी ज़्यादा दी है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान में क्या रखनी है चीज़, एक तो एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P की वैल्यू, बेसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की वैल्यू, और वही कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा जो ज़्यादा H+ आयन लूज करेगा, और H+ आयन कौन ज़्यादा लूज करेगा, जो यहाँ पे स्टेबल एनायन बनेगा, H+ आयन जाने के बाद जो स्टेबल एनायन बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या बोल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिसिटी के ऊपर का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, देखो, अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे कॉमा है, वैल्यू ऑफ K इज ग्रेटर, सॉरी, वैल्यू ऑफ K इज हायर फॉर विच रिएक्शन। K क्या होता है, हमारा रेट कांस्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट कौन से रिएक्शन के लिए ज़्यादा होगा, जहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगा। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा रिएक्शन फास्ट हो रहा है। एक एक करके रिएक्शन देखो क्या होता है। यहाँ पे हमें पता है जो हैलोजेंस होते हैं उसकी सिल्वर के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे सिल्वर के पास क्या होती है, डी ऑर्बिटल होती है। ये ब्रोमीन क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देगा, क्योंकि यहाँ पे Ag+ होता है, NO3, इसको दिखा देते हैं, Ag+ होता है यहाँ पे, और ये NO3- होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स थे, यहाँ पे ब्रोमीन का जो है बॉन्ड बन गया Ag+ के साथ, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन। इसके बाद क्या होता है, ये वाला ब्रोमीन यहाँ से निकल के जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है हमारे यहाँ पे, ये 5 मेंबर रिंग बनती है जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे एक किस तरह कंपाउंड है, प्लेनर सिस्टम है, फोरेन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम है ना। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो एरोमेटिक हो जाता है, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट, तो उस वाले रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स भी वो रहेगा ना, कि आगे जाके एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, तो इसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पे स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जाके अनस्टेबल कंपाउंड बना रहा है ये। रिएक्शन 2 अगर देखोगे, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि NaNH2 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा क्या होगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा ये वाला होगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जो प्रोटॉन था इसको क्यों एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा एसिडिटी का कॉन्सेप्ट, अगर प्रोटॉन लूज करने के बाद जो एनायन बन रहा है वो अगर स्टेबल है तो वहाँ पे वो प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होता है, ईजिली लूज हो जाता है। सेम चीज़ है यहाँ पे, बेस ने क्या करेगा, जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे जो एनायन बन गया ये स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यहाँ पे, और ये
एरोमेटिक सिस्टम होता है उसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी है, और अगर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो इस वाली रिएक्शन का रेट जो होगा वो फास्ट होगा, यानी कि यहाँ पे के वैल्यू जो होगी ये ज़्यादा रहेगी। हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही रहेगा, ठीक है। अब एसिड बेस का रिएक्शन भी आप इसको समझ में आ रहा होगा कि वही कंपाउंड ज़्यादा एसिड की तरह एक्ट करेगा जिसमें आगे जाके कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा है, और यहाँ पे ये रिएक्शन का रेट फास्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। फर्स्ट वाले रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक बन रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे रेट कम रहेगा। अब सी में क्या है देखो, अगेन यहाँ पे बेस है, ये वाला इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, क्योंकि इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है ये क्या है, निगेटिव चार्ज आ गया, तो अगेन ये फोरेन सिस्टम हो गया। तो प्लेनर तो है सिस्टम लेकिन फोरेन सिस्टम है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, यानी कि इस वाली रिएक्शन का रेट भी कम रहेगा। और एसिडिटी का भी अगर कंसेप्ट इसमें देख रहे हो तुम, ये वाला प्रोटॉन कम एसिडिक रहेगा क्योंकि एनायन अनस्टेबल बन रहा है, तो ऑप्शन सी भी कट गया। सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से बेस ने इस वाले प्रोटॉन को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इसको अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी कि ये तो टोटली नॉन एरोमेटिक है, तो ये रिएक्शन भी इतना फास्ट नहीं होगा। इन तीनों चारों रिएक्शन के कंपैरिजन में रिएक्शन बी जो है वो फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा था, एरोमेटिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है। क्या आया था देखो, द नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पेसिस इन द गिवन कंपाउंड्स, ठीक है, कितने स्पेसिस एरोमेटिक है। गेट का अगर आप पेपर दोगे तो गेट में भी आपको MSQ टाइप में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर पूछे तो 1HNMR सिग्नल पूछेंगे, कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आ रहे हैं, वहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं होता MSQ टाइप क्वेश्चन में। जैम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाना है और वहाँ पे एग्जैक्ट जो नंबर होगा वो लिखना है। तो इसमें बताना है हमें कितने स्पेसिस एरोमेटिक है। अब मैंने क्या बताया था, अगर एक भी एटम वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा है, यानी कि सिस्टम वहाँ पे प्लेनर नहीं है, अगर सिस्टम प्लेनर नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम है, यानी कि यहाँ पे सिस्टम प्लेनर नहीं है, यानी कि ये जो कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ये वाला हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। अब अगर यहाँ पे देखोगे, सिर्फ यहाँ पे इसका कैटाइन लिया है, ये क्या है बेसिकली हमारा, क्या है यहाँ पे पिरिडीन है, ये हमारा पिरिडीन है। हमें पता है पिरिडीन जो होता है, अगर एरोमेटिसिटी के ऑर्डर देखे तो बेंजीन के बाद जो पिरिडीन होता है वो एरोमेटिक होता है। और मैंने कल ये भी चीज़ बताई थी कि जैसे यहाँ पे ये जो लोन पेयर होती है नाइट्रोजन की, ये किस वाले पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, यानी कि जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, वो कौन सा पी ऑर्बिटल है, अगर आप कंसिडर करो ये px ऑर्बिटल, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जो पार्ट ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल कंटेन कर रहा है, तो ये जो लोन पेयर है ये किस वाले ऑर्बिटल में बताई थी मैंने, इस वाले, क्योंकि जो px py pz होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो लोन पेयर है, जो कि इस वाले नाइट्रोजन के बाहर लोन पेयर हम बोल रहे हैं, वो कॉन्जुगेशन में कोई भी पार्ट नहीं ले रही, और इसकी वजह से वहाँ पे आप कुछ भी कर दो, मतलब लोन पेयर को कोई अदर स्पेसिस दे दो, प्रोटोनेट कर दो, तो वहाँ पे एरोमेटिसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इस वाले नाइट्रोजन ने क्या किया है, बेसिकली कोई भी मिथिल हैलाइड था इसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से ये बाहर निकला और यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप आके लग गया है, और इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होगी। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का क्योंकि कॉन्जुगेशन में कोई भी रोल नहीं था, इसकी वजह से एरोमेटिसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 6π सिस्टम है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो सारा सिस्टम प्लेनर है, इसकी वजह से ये वाला हमारा एरोमेटिक सिस्टम हो जाता है। अब सी और डी में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4n + 2π इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6π इलेक्ट्रॉन्स तो ये इसके पास है। अब यहाँ पे ये वाले सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन यहाँ पे डिलोकलाइज हो सकता है, इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है। अब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, अब सिस्टम प्लेनर है, ठीक है, तो हमें पता है जो बोरान है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ की इसकी जो p ऑर्बिटल होती है वो वैकेंट होती है बोरॉन की, तो होगा क्या,
ये जो लोन पेयर यहाँ से कॉन्जुगेट हो रहे हैं इस वाले पी ऑर्बिटल में जा सकते हैं, बाद में पी ऑर्बिटल से यहाँ पे इस साइड में कॉन्जुगेट होंगे। यानी कि ये जो कॉन्जुगेशन होगा वो प्रॉपर सारे रिंग में होता रहेगा, जिसमें हेल्प करेगा ये वाले बोरॉन की जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ये उसमें हेल्प कर रहा है। और इसकी वजह से क्या हो गया, सिस्टम पूरा प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है, कॉन्जुगेशन प्रॉपर हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये 4n+2 पाई है, यानी कि बोरॉन की पी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रही है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, बोरॉन के पास यहाँ पे पी ऑर्बिटल है वैकेंट, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्जुगेट कर भी रहे हैं, यहाँ पे अगर पी ऑर्बिटल से बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट कर रहे हैं, सिस्टम प्लेनर है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, यानी कि 4n सिस्टम है, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाता है। मैंने बता दिया था कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में फ़र्क क्या होता है। सिस्टम 4n+2 होगा एरोमेटिक में और 4n इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी एरोमेटिक में, और बाकी की सारी चीज़ें वो कैरी कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पे अगर प्लेनरिटी नहीं है, कोई भी एक एटम अदर शेप का है जैसे कि टेट्राहेड्रल हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। अब देखो यहाँ पे, यानी कि हमारे स्पेसिस अब तक कितने आ गए एरोमेटिक, एक तो हमारा ऊपर का pyridine का एक डेरिवेटिव और ये सेकंड। अगर E और F में देखोगे तो ये वाली स्पेसिस जो होती है ये हमारी होती है नॉन एरोमेटिक। तो देखो अब मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है। टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये 4n सिस्टम है। फिर मैं इसको एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं बोल रहा, ये बात आप सोच रहे होगे। तो होता क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, मतलब ये डिस्टेबलाइज हो गया, और ये डिस्टेबलाइजेशन हटाने के लिए ये जो स्पेसीज होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीपिन, ये बोट फॉर्म में चली जाती है। अगर बोट फॉर्म में चली जाएगी यानी कि इसमें इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंटी एरोमेटिक बन रहा है, ये एंटी एरोमेटिसिटी अवॉइड करने के लिए ये बोट फॉर्म में चला जाता है, यानी कि इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर सिस्टम प्लेनर ही नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। इसकी वजह से ही यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने की बाद भी इसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोलते, बल्कि इसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। सिस्टम ये प्लेनर नहीं रहता, ठीक है। इसी का ये एक डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये वाला आइटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि सिस्टम वहाँ पे प्लेनर नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा अगेन नॉन एरोमेटिक। तो अब तक हमारे सिर्फ 2 ही स्पेसीज थे जो यहाँ पे एरोमेटिक है, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन बी आएगा। 2 स्पेसीज हमारे एरोमेटिक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब इसमें दो कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व है। एक तो आपको पीके पूछ रहा है, पीके का ऑर्डर पूछ रहा है। अगर पीके का ऑर्डर पूछ रहा है आपको, पीके, एसिडिटी, बेसिडिटी, ये 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एस कैरेक्टर का भी फैक्टर आ रहा है। पीके का ऑर्डर, जब भी मैंने आपको बोला था कि कभी आपको पीके के बारे में क्वेश्चंस आ जाए तो आपको एक चीज़ जो है नोट डाउन कर लेनी है कि जो पीके होता है हमारा, हम एसिड की जो पीके वैल्यू बताते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। अब सिर्फ ये ढूंढो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्पेसिस कौन सी है, तो उसकी पीके जो होगी वो सबसे कम होगी, और सबसे कम एसिडिक स्पेसिस होगी उसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखो एसिड के तरह एक्ट कब करता है, मैंने बोला था जब ये H+ जो है बाहर दिया जाएगा, ये वाली स्पेसिस H+ को लूज करेगी। समझो इसने H+ लूज कर लिया तो यहाँ से H+ चला गया है, ठीक है। यहाँ से H+ चला गया, यानी कि यहाँ के निगेटिव चार्जेस आएंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखोगे तो अब आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब आप कंसिडर करो इन सारे स्पेसिस ने यहाँ पे अपना एक H+ आयन जो है वो दे दिया, तो इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह से आएंगे, इस तरह से डबल बॉन्ड O, ये O-, यहाँ पे अपने इस तरह से, अब ये 4 मेंबर रिंग है, आप इस तरह से ड्रॉ करते हो। अब देखो इन दोनों को देखो, तो इसमें हम पहले फ़र्क देखेंगे कि क्या फैक्टर क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो एसिडिटी देखनी थी, H+ चला गया, यानी कि वो एसिड है। जो ज़्यादा H+ देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा एसिडिक होगा पीके वैल्यू कम होगी। अब इसमें अगर आप एसिडिटी देखोगे तो हमें देखना क्या होता है, जब H+ चला जाएगा तो ये जो आयंस बन रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयंस, कॉन्जुगेट बेसिस, इनकी स्टेबिलिटी देखनी होती है। सिर्फ आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा स्पेसिस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस दे रहा है। तो वो किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलेशन किस तरह से मिल रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो रहा है और ये है इस वाले ऑक्सीजन पे रेजोनेट हो रहा है। ये फैक्टर तो सारे जो चारों स्पेसिस है इनमें ये फैक्टर है,
तो ये फैक्टर तो कॉमन हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा माइनस आई इफेक्ट, वो कैसे आता है। देखो तो मैंने कल क्या बोला था, अगर आपके पास 3 मेंबर रिंग है यानी कि अंदर 60 डिग्री एंगल है, तो जो टोटल जो 360 डिग्री का सर्कल होता है, तो आप मतलब कंसिडर कर लो कि यहाँ पे बाहर कितना होगा 150 और 150, और उसी हिसाब से अगर रिंग साइज बढ़ती जाएगी तो जो बाहर का बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे कम होता जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना था 135, यानी कि जैसे जैसे रिंग की साइज इंक्रीज हो रही है तो बाहर का बॉन्ड एंगल जो है कम हो रहा है, यानी कि। और मैंने दूसरी बात बताई थी, एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल बाहर का ज़्यादा है, यानी कि ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, और एस कैरेक्टर ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियस का जो है अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। तो ये निगेटिव चार्ज जो है इस वाले बॉन्ड के थ्रू एस कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे इसको माइनस आई इफेक्ट से स्टेबिलाइजेशन मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले बॉन्ड में भी एस कैरेक्टर है, लेकिन कंपेरेटिव टू दिस कम है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल जो है कम है, तो एस कैरेक्टर कम है, और इसकी वजह से ही यहाँ पे क्या होगा, जब ये एनायन को स्टेबिलाइजेशन मिलेगा जो यहाँ पे मिलेगा माइनस आई से ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे और सबसे कम जो है यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड एंगल बाहर का कम है 120 डिग्री है इनके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कम है, यानी कि इस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम है, तो यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट लगेगा वो कम लगेगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा ये वाला स्पेसीज जो है इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, और अगर एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी तो पीके वैल्यू कम होगी, यानी कि 1 की पीके वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, यहाँ पे 1 की सबसे कम है, तो हमारा सही ऑप्शन यही हो जाता है। यहाँ से आप देख भी सकते हो 4 की पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे लेस एसिडिक है, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो यहाँ पे इस तरह से इस वाले क्वेश्चन में पीके वैल्यू, एसिडिटी, बेसिडिटी और एस कैरेक्टर अपना इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हमने पर्लिन इफेक्ट पढ़ा, एनोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ा। अब एनोमेरिक इफेक्ट में मैंने क्या बता दिया था वो पहले आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे फिर वो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। जैसे मैंने क्या बता दिया था एनोमेरिक इफेक्ट में, अगर आपके पास कोई ऐसा पायरोनल सिस्टम है और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इसके अल्फा पोजीशन पे कोई हेलोजन लगाना है, तो हम क्या सोचते हैं, पहले तो हम क्या सोचते हैं, एक्स जो बल्कि होते हैं हेलोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको अगर हम यहाँ पे एक्सियल पे रख देंगे तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ ऑन डायएक्सियल इंटरेक्शन होगी, ये सोच के हम क्या करेंगे, इसको इक्वेटोरियल रखने की सोचेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है एनोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है, यहाँ पे अगर एनोमेरिक कार्बन, इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं क्योंकि पायरोनल सिस्टम में ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन जो होते हैं वो एनोमेरिक कार्बन होता है। और यहाँ पे जो है इसको एक्सियल रखना है या फिर इक्वेटोरियल रखना है, ये एनोमेरिक इफेक्ट डिसाइड करता है। बल्क की वजह से हम इसको इक्वेटोरियल रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन हेलोजन की जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी सिग्मा स्टार यहाँ पे है, और ऑक्सीजन की लोन पेयर जो होगी जो 2p ऑर्बिटल में होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है, वो इस तरह से होगी। तो होता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है इस वाले ऑर्बिटल में पार्शियली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब यहाँ से पार्शियली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पे इस वाले कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम होकर उस वाले बॉन्ड को स्ट्रांग बनाता है। हालांकि इसमें पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, ये टूटता नहीं क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट होगा वो अगर हेलोजन हुआ एनोमेरिक कार्बन पे या फिर कोई हेटेरो एटम हो, तो उसको हम चाहते हैं कि एक्सियली रखे, उसका बल्क वहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, उसको एक्सियल रखेंगे, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। सेम इफेक्ट आपको यहाँ पे लगाना है। अगर मैं आपको बोल दूँ, यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की सिग्मा स्टार कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। इस वाले कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड सिग्मा स्टार कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। अब इस वाले ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है, एक तो यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे बेंड शेप होता है ना ऑक्सीजन का, इसकी भी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। आप देख सकते हो कोई भी ऑक्सीजन की कोई भी लोन पेयर, ये ऑर्बिटल दिखा दिया मैंने, लोन पेयर नहीं दिखा, इसमें लोन पेयर आप कंसिडर कर लो। कोई भी ऑक्सीजन की कोई भी लोन पेयर इस वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को पैरेलल है, ना इस वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को पैरेलल है। तो वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम दिखा रहे हैं ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ऑर्बिटल इस तरह से पैरेलल होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ना।
तो ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर है। स्टेबलाइजेशन फैक्टर तो नहीं है, लेकिन डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर है कि ये लोन पेयर जो है ये पास में आ रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। तो ये जो कन्फर्मेशन सी है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये बात अगर आप ए और बी में देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी सिग्मा स्टार यहाँ पे है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी सिग्मा स्टार यहाँ पे है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी अगर आप लोन पेयर कंसिडर करोगे, एक तो यहाँ पे है, एक इस तरह से, सेम इसी तरह से, एक यहाँ पे और एक इस तरह से। तो अब आप देख सकते हो ये वाले ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है यहाँ पे, इस वाले कार्बन ऑक्सीजन, इस पे फोकस करो आप, ये वाली लोन पेयर इस वाले कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के सिग्मा स्टार में यहाँ पे पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है, यानी कि इस वाले बॉन्ड को स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल रही है, यानी कि इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डाल रही है, तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, हमने एनोमेरिक में क्या देखा था, इस वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं, ये स्ट्रांग हो रहा है, इसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट। तो ए में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है और सी में सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। अब बी में क्या हो रहा है, देखो बी में यहाँ पे इस वाले कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर आप पकड़ोगे तो इसकी सिग्मा स्टार यहाँ पे है, इसकी लोन पेयर यहाँ पे है। ठीक है, अगर इस वाले कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को पकड़ोगे तो इसकी लोन पेयर जो है यहाँ पे है। अब इसके लोन पेयर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ये तो इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन नहीं डाला, लेकिन आप देख सकते हो ये दोनों जो है ये पैरेलल है, इस वाले ऑक्सीजन की ये लोन पेयर और इस वाले कार्बन सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे ये जो सिग्मा स्टार है, इसमें तो ये पैरेलल है ना, इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, यानी कि यहाँ पे एक तो इन एनोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे दो लग रहे हैं और यहाँ पे एक भी नहीं लग रहा, बल्कि लोन पेयर का रिपल्शन यहाँ पे आ रहा है। यानी कि हमारा सबसे स्टेबल कौन हो गया, ए हो गया, उसके बाद हमारा बी हो गया और सबसे कम स्टेबल यानी कि अनस्टेबल सी हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी है, ऑप्शन बी को यहाँ पे मार्क कर दो। तो इस तरह से ये एनोमेरिक इफेक्ट वाला था, आपको सिर्फ देखना था कि किस तरह से इंटरेक्शंस हो रहे। तो इसके साथ आई होप यहाँ पे ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो थे वो खत्म हो गए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको करना क्या है, ये 10 क्वेश्चन तो अच्छे से समझ लेने हैं, इसके साथ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में या फिर असाइनमेंट्स में, उनको आपको खुद से सॉल्व करना है। इससे हो जाएगा क्या, एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट तो यहाँ से बाहर नहीं जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन जो है उसमें एग्जाम्पल चेंज करके आपको पूछा जाता है। उस कॉन्सेप्ट की अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इसी टाइप के और क्वेश्चंस आप खुद से अगर करोगे तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, इसको अगर एग्जाम में जाने से पहले भी आप इस वाले क्वेश्चन को रिवाइज करके जाते हो तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएंगे कि किस क्वेश्चन में किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।